हाँ, तो अपन ने 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज अपन आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे एक ही क्लास में, ठीक है। सिर्फ कंप्लीट इन वन शॉट है ये, इस एक क्लास के अंदर ज़बरदस्त एक्सरसाइज आपकी 1.2 कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें बड़ी ध्यान से आपको सुननी है कि 1.1 जिस हिसाब से अपन ज़बरदस्त तरीके से करी थी वैसे ही 1.2 को भी करना, लेकिन 1.2 में बड़ा क्वेश्चन आएगा। मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली बनता है, 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बड़े ध्यान से आपको समझना है क्योंकि इसके अंदर आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। मतलब जो थ्योरी लिखते हैं ना अपन क्वेश्चन, माना कि ये परिमेय संख्या है, इसको P/Q के रूप में लिखने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, ये जितनी थ्योरी होती है ये थ्योरी के ही नंबर है इसके अंदर। और यहाँ पर आप कंजूसी कर देते हो, या तो प्रॉपर थ्योरी आपको मिलती नहीं है, या फिर प्रॉपर थ्योरी याद नहीं करते हो, या फिर सही तरीके से ये नहीं पता चलता है किस में कौन सी थ्योरी लिखनी है, किस में बड़ा सोल्यूशन होगा, किस में छोटा स्टेटमेंट होगा। ये सब बातें इस एक्सरसाइज के अंदर है। तो मैंने आपके लिए सुविधा के लिए एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक का मतलब इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि किस में बड़ा सॉल्यूशन होगा और किस में छोटा सॉल्यूशन होगा। मेरी बात को ध्यान से समझना। ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस 1.2 के अंदर, तीनों चारों जो भी क्वेश्चन है, जैसे पहले के अंदर पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक ए परिमेय संख्या है, वैसे ही दूसरे में पूछा है कि 3+2 √5 एक ए परिमेय संख्या है, वैसे ही तीसरे में पूछा है कि निम्नलिखित संख्या ए परिमेय है क्या, सिद्ध करो। जैसे कि 1/√2 है, 7√5 है और 6+√2 है। कुल मिला के 3 और 2 5 क्वेश्चन अपन मान के चलते हैं इसमें। हालांकि तीसरे 3 पार्ट है, लेकिन पाँचों 5 क्वेश्चन क्या काम करेंगे आपके। इसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट मेन है, लेकिन स्टेटमेंट 2 तरह का है। एक तो है बड़ा सोल्यूशन, ठीक है, मैंने थोड़ा सा अपनी भाषा में कैटेगराइज किया इसको, बड़ा और छोटा सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन है। बड़ा सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही इसको ए परिमेय सिद्ध करवाना है, तो जो भी संख्या को अपन को ए परिमेय सिद्ध करवाना है तो अपन को सबसे पहले उसका उल्टा मान के चलना है। माना कि इसके विपरीत ये संख्या एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जैसे √5 को ए परिमेय दिखाना है तो आपको ये लाइन लिखनी है कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। क्योंकि जब आप परिमेय संख्या नहीं दिखाओगे उसको जब तक, तब वो सोल्व नहीं होगी। सोल्व कैसे नहीं होगी कि आप ऑलरेडी ये कह दोगे ये तो अपरिमेय, तब सिद्ध क्या करोगे आप। और सिद्ध कराने वाली चीज़ के लिए पूरा बाकायदा उसका कारण चाहिए होता है, पूरा फुल्ली एक्सप्लेन किया जाता है। ये एक्सरसाइज थोड़ी डिफरेंट तरह की है। पहले अपन इसको परिमेय संख्या मान के चलेंगे। तो पहली लाइन होगी बड़े सोल्यूशन में कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो छोटे सोल्यूशन में पहली की लाइन तो दोनों ही कॉमन, 2 लाइनें कॉमन होगी कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि ये जो छोटा सोल्यूशन होगा उसमें भी ये लाइन है कि माना कि 6+√2 परिमेय संख्या है। और जो संख्या परिमेय होती है उसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, या A/B बोल दो, चाहे A/B के रूप में लिख सकते हैं। तो फिर नीचे वाली लाइन दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, अतः जो भी संख्या होगी उसके बराबर A/B, मतलब A/B के रूप में लिखने पर। क्योंकि परिमेय संख्या की आप अच्छी तरह जानते होंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको A/B या P/Q के रूप में लिखा जा सके, तथा B नीचे जो होता है ना A/B, B नॉट इक्वल टू 0, मतलब B के बराबर 0 नहीं होता है। ये परिमेय संख्या की डेफिनेशन है, ये हमें पहले से ही पता है। बस ये 2 लाइनें फिक्स है। तो ये 2 लाइनें तो छोटा सोल्यूशन है, बड़ा सोल्यूशन उसमें सब कॉमन रहेगी। बड़ा सोल्यूशन किस में होगा, जिसमें सेपरेट नंबर है, √2 है, √3 है, √5 है, √7 है। ये जो अकेला खुद में एक नंबर है, इस √2 खुद नंबर एक ही नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जैसे कि 6+√2 है ना, 3+√5 हैं, 7√5 हैं, 1/√2 हैं। ये मतलब सेपरेट नंबर नहीं है। ऐसा मान लो कि 2 संख्या है, जैसे एक तो 6 एक √2, एक रूट की नंबर ऐसा मान के चल रहे हैं। तो ये सब जितने भी नंबर्स ऐसे होंगे उनमें सबके अंदर छोटा सोल्यूशन होगा और यहाँ पर बड़ा सोल्यूशन होगा। अब छोटे बड़े में भी एक खास बात हो रही है। छोटे सोल्यूशन में कितने लाइनें होती है पहले ध्यान से सुनो। माना कि जैसे √5 का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, फिर परिमेय संख्या अगर है तो उसको A/B के रूप में लिखने पर, तो √5 बराबर A/B। इसके बाद में तीसरी लाइन हो जाएगी दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो √5 का भी स्क्वायर A/B का भी स्क्वायर कर देंगे, उसको कर लेंगे सोल्व, उससे बन जाएगा समीकरण 1। फिर हम ये लिख देंगे कि ये जो √5 है वो एक वैल्यू निकल के आएगी A² से, कि ये √5 A² को विभाजित करता है, तो ये 5 को भी विभाजित A को विभाजित करेगा। वैसे ही अब A निकल गया तो B को भी दिखाना पड़ेगा, तो B के लिए फिर एक नया नंबर C लेके चलना पड़ेगा। अगर आप PQ लेते हो तो R ले लेंगे, A भी लेते हो तो C ले लेंगे। मैं थोड़ी इमेज बना रहा हूँ आपको माइंड में, ठीक है। बाकी सोल्यूशन बता दूंगा पूरा भी, इस हिसाब से सोल्यूशन होगा। लेकिन ये तो छोटा ही सोल्यूशन है, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ जो भी रूट की वैल्यू है ना, उस रूट की वैल्यू को अकेला बनाना है। जैसे 6+√2 है तो √2 को अकेला बना लो, 3+5 √5 को अकेला बना लो, बाकी सोल्यूशन खत्म है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ये इमेज आपकी बन गई होगी दिमाग में,
अब अपन सोल्यूशन में चलते हैं, और सोल्यूशन को ईजी बनाने के लिए मैंने खूब सारी बातें पहले से लिख दी आपके, ताकि टाइम वेस्ट हो ही नहीं। जैसे पहला सोल्यूशन है, रूट 5 को अपन को ए परिमेय दिखाना था, तो पहले लाइन क्या लिखोगे, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ये लाइन फिक्स, कितना बहुत ही प्यारा स्टेटमेंट लिखा है। ये पूरा स्टेटमेंट ऐसा का ऐसा हूबहू कॉपी में छाप लो, और मैं तो कहता हूँ समझते हो इसको याद कर लो, रट लो, ठीक है। एज इट इज 3 नंबर का मामला ही, समझते हो रटना, ठीक है। फिर तो अतः रूट 5 अगर परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या है तो a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या का मतलब ही a अपॉन b होता है, या p अपॉन q होता है, जहाँ a व b सहभाज्य संख्या यानी कोप्राइम है और b नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये तो बराबर होता है, ये नॉट इक्वल है, तो b नॉट इक्वल टू 0, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में दोनों तरफ वर्ग करने पर रूट 5 का भी वर्ग कर दिया, a बटा b का भी वर्ग कर दिया। वर्ग का मतलब स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर थोड़ा नॉलेज करवा देता हूँ कि ये 5 कैसे आया। रूट 5 कैसे, ओनली फॉर 5 कैसे आया, तो ध्यान दो कि किसी भी नंबर का रूट जब होता है ना, ये रूट 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब होता है रूट 5 इंटू रूट 5, तो दोनों का मल्टीप्लाई 5 होता है। चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो, रूट से जो है स्क्वायर से रूट कट गया तो भी 5 निकल के आ गया। ऐसे अगर रूट 2 का स्क्वायर करते हो तो इससे कट गया तो 2 निकल के आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसको 2 बार लिखना, लेकिन यही नंबर ऐसा होता कि 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 इंटू रूट 5, अगर ऐसा होता तो इसका मल्टीप्लाई क्या निकल के आता, देखो इन दोनों का तो हो गया 5 बाई रूट 5 इंटू रूट 5 ओनली 5, क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर है, बाई रूट 5 इंटू रूट 5 का मतलब क्या होता है, ओनली 5। तो ध्यान रखना, रूट 5 इंटू रूट 5 ओनली 5 होता है, चाहे रूट 2 इंटू रूट 2 हो तो भी ओनली 2 होता है। वैसे ये तो हो गया 5, और 5 को 2 से कर लेंगे तो इसका आंसर सोल्यूशन आएगा 10। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं कह दूं कि रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 4, ये अगर इसका क्या आंसर आएगा, तो रूट 3 इंटू रूट 3 ओनली 3 प्लस 4 तो 7 आंसर आ जाएगा। ये टेक्निक आपको समझ में आनी चाहिए। रूट का नॉलेज वैसे आपको आई थिंक थोड़ा बहुत होगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक रूट का सेपरेट क्लास भी बना रखी है, या फिर रूट की कोई भी वैल्यू होगी तो उसकी सेपरेट क्लास और बना दूंगा। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट कर देना, ताकि रूट से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके नहीं रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आओ इधर, तो इस हिसाब से रूट 5 का स्क्वायर ओनली 5 हो गया, और ए के ऊपर स्क्वायर अप्लाई तो ए स्क्वायर, बी पर स्क्वायर अप्लाई तो बी स्क्वायर, ये तो आप जानते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। फिर अपने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इसके नीचे तो कुछ था नहीं, चाहो तो 1 रख लो, वैसे फर्क पड़ेगा नहीं, तो कोई मतलब नहीं होता। तो एक को 1 से किया तो ए स्क्वायर, इसको इससे किया तो 5b स्क्वायर। एक बड़ी चीज़ निकल के आ गई, 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये आप जानते हो ना, ये समीकरण 1 है। अब एक बात बताओ, आपने छोटी क्लास में कहीं पर जब डिवाइड करते हैं, ये इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस 5 को इस ए स्क्वायर के नीचे भेजूँ तो क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि 5 का भाग जाएगा ए स्क्वायर में, या फिर ए स्क्वायर जो है ना वो 5 से डिविजिबल है, मतलब ए स्क्वायर 5 से विभाजित है कि नहीं है, बताओ भाई। अगर ए स्क्वायर के अंदर 5 का भाग देना चाहूँ, डिवाइड करना चाहूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ है, डिवाइड मत हो जाए, डिवाइड कोई ज़रूरत नहीं डिवाइड हो, लेकिन इस लिखे हुए रूप को क्या कहेंगे आप, इसको ये कहेंगे कि जो ए स्क्वायर है ना वो ए स्क्वायर विभाजित हैं किससे, 5 से। इसका मतलब ये होता है ए स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो ध्यान रखना, अगर ए स्क्वायर 5 से है तो ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए होता है, तो ए भी 5 से विभाजित होगा, ये नियम ही है, ठीक है। अगर ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा, क्योंकि वो उसी का टुकड़ा है। तो ध्यान से समझो, ये हालांकि लिख के नहीं दिखाना है आपको इधर, लेकिन इसका मतलब यही है कि 5 जिसके नीचे जाएगा, ऐसा मान लो, तो 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। ये लाइन आपको लिखनी है, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट को देखते हुए कह रहे हैं अपन कि जो 5 है वो ए स्क्वायर विभाजित करता है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। ये समीकरण दूसरा हो गया, इक्वेशन सेकंड। अब एक बड़ी चीज़ का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना लिखने के बाद में जो नेक्स्ट अपन लिखेंगे वो लिखेंगे अब अपन ये तो चलो अपन ने समझा था जो, और अब अपन आ जाते हैं यहाँ, ठीक है। अतः हम लिख सकते हैं कि a बराबर 5c। ध्यान से समझना, उन बीच वाले दोनों को मैं एक बार हटा देता हूँ, कंटिन्यू रखते हैं, आपको ये समझाया था मैंने आपको, तो बड़े ध्यान से समझो। अब देखो अब कंटिन्यू आगे अपन ये बात लिखी थी अपन ने, इसके बाद में अपन लिख लेते हैं ये। अतः हम लिख सकते हैं कि a बराबर 5c, जहाँ c एक पूर्णांक है। अब मेरी बात सुनो, ये जो अपन ने कहा कि a जो 5 है वो a स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर के अंदर 5 का भाग जाता है।
भाई इसका मतलब यही तो हुआ कि ए स्क्वायर के अंदर 5 का भाग जाता है। अपन ने क्या लिखा, ए बराबर 5c। फिर अपने एक बात लिखी कि अगर ए स्क्वायर में 5 का जाता है तो 5 का ए में भी जाता है, हमने यही तो समझाना है। तो कहा ठीक है साहब, 5 का जब ए में भाग दिया, जो भी आंसर आया ऐसा मान लेते हैं उसका जो भागफल निकल गया वो सी आया, क्योंकि पता नहीं है भाई 5 का ए में भाग तो जाएगा नहीं। अब ए यहाँ पर क्या वैल्यू है, कोई फिक्स थोड़ी ना है, वो 10 है, 15 है, 25 है, 35 है, कोई फिक्स नहीं है, ये तो एक अंदाजा है। अब ए बी सी तो एक पूर्णांक इंटीजर है, इंटीजर का मतलब कोई सी भी संख्या निकल के आ सकती है। मैंने आपको सेपरेट वीडियो बना दिया अभी वो भी, कि कौन से इंटीजर होते हैं, कौन से सम संख्या होती है, कौन सी विषम होती है, सब बना रखा है सेपरेट क्लास। वही चीज़ है कि 5 का ए में भाग दिया तो सी निकल के आया, ठीक है। अब वो क्या है पता नहीं वो क्या है, बस यहीं से हमने लिखी है बात कि a बराबर 5c। अतः हम लिख सकते हैं कि a बराबर 5c। क्यों लिख सकते हैं, आपको पता है ना, ये जो भाज्य होता है वो भाज्य इंटू भागफल का ही तो निकल के आता है, भाजक इंटू भागफल का निकल के आता है, मतलब 5 इंटू सी प्लस शेषफल। अब शेषफल तो कुछ है नहीं, पता नहीं क्या निकलेगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर ही तो होता है। तो ये भाग देना तो ये तो जानते हैं छोटी क्लास से जानने अपन कि भाई अगर ये 5 है और यहाँ अगर 25 होता तो यहाँ 5 25 होता, तो इन दोनों का गुणा ही तो है ये, और क्या है, बस वही चीज़ है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई तो a होता है, बस यही तो चीज़ लिखी है यहाँ पर। ये देखो यारी, हम लिख सकते हैं a बराबर 5c, जहाँ c एक इंटीजर है, c एक पूर्णांक है, बिल्कुल सही है। a के इस मान को, ये जो a का मान आया ना, a के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख देंगे अपन। एक बार इसको रफ कर देते हैं ताकि आप नोट करते टाइम इससे बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो। तो देखो पहले समझ लिया करो फिर उतार लिया करो। a के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर a क्या कहता है, a के 5b स्क्वायर बराबर है आपके a स्क्वायर के। ये समीकरण 1 एक बार उतार लिया अपन ने। अब इसके मान को यहाँ रख देंगे, 5b स्क्वायर अपनी जगह है, a की जगह रख देंगे 5c, और ऊपर a के अपने ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। a की जगह रख दिया 5c और a के ऊपर स्क्वायर था तो अपन ने स्क्वायर भी लगा दिया। अब 5b स्क्वायर को खोलेंगे जब 5c स्क्वायर को, तो 5 25 और c का हो गया स्क्वायर c स्क्वायर। फिर b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25 अपनी जगह है, 5 आ जाएगा इसके बटे में, और c स्क्वायर अपनी जगह से कट जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर 5 25 हो गया ना 5c स्क्वायर। तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आई, 5c स्क्वायर। अब एक बात बताओ, सेम टू सेम वही थ्योरी बन गई। कौन सी थ्योरी, यहाँ जो थी 5b स्क्वायर बाई स्क्वायर, यहाँ पर है 5। एक ही बात, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, कि यहाँ पर लिख दूँ 5c स्क्वायर, इधर लिख दूँ b स्क्वायर। बात तो एक ही है ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, बात एक ही है। किसी को किधर भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 5c स्क्वायर b स्क्वायर सेम टू सेम, अब पहचानने में ईजी पड़ेगा। यहाँ था 5b स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो लाइन क्या लिखी थी कि 5 इसके नीचे जाएगा, मतलब 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 a को भी करेगा। सेम टू सेम देखो 5c स्क्वायर b स्क्वायर 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, ध्यान से 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 b को भी विभाजित करेगा। जो लाइन वहाँ पर लिखी थी हूबहू लाइन यहाँ पर लिखनी है, बस वहाँ पर a था, यहाँ पर a था, और यहाँ पर हो जाएगा b। अब एक बात बताओ, हमने एक लाइन इक्वेशन 2 में क्या लिखी कि 5 b को भी विभाजित करता है। इक्वेशन 2 में क्या लिखी, 5 a को भी करता है, और ये इक्वेशन 3 है, यहाँ क्या लिखा कि 5 b को भी विभाजित करता है। इक्वेशन 2 में तो लिखा 5 a को विभाजित करता है, इक्वेशन 3 में लिखा 5 b को विभाजित करता है। इसका मतलब एक चीज़ निकल के दिमाग में फिट है अपने पास कि यार जो 5 है ना वो a को भी कर रहा है और वही 5 b को भी कर रहा है। इसका मतलब a व b दोनों 5 से कॉमन 5 संख्या है, एक ऐसी कॉमन संख्या है, उपनिष्ठ गुणनखंड है जो दोनों को विभाजित कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, बस ये लाइन लिखनी है। समीकरण 2 व 3 से हम कह सकते हैं कि a व b, ये व है, ठीक है, a व b के मान में 5 एक उपनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है। परंतु अब यहाँ पर रुकना है, उपनिष्ठ गुणनखंड है मतलब कि दोनों में 5 कॉमन है। इसका मतलब जहाँ पर 5 एक क्या है, 5 एक पूर्णांक है, मतलब ये तो परिमेय संख्या हो गई। परंतु यह इस तथ्य की विरोधाभासी है कि a और b में एक के अतिरिक्त, ध्यान से समझना, एक के अतिरिक्त अन्य कोई उपनिष्ठ गुणनखंड है। मतलब यहाँ पर हमें एक कॉन्ट्राडिक्ट पैदा हो रहा है, एक विरोधाभास पैदा हो रहा है, क्या कि a और b में तो यार कुछ भी कॉमन है ही, होता ही नहीं एक्चुअल में। भाई a और b में क्या कॉमन है बताओ, कुछ पता चल रहा है आपको? नहीं। तो फिर जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं, अपन एलसीएम जब निकालते हैं, मैंने आपको फर्स्ट टाइम बता दिया था
कि जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसका आंसर 1 होता है। भाई जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो उसमें 1 तो होता ही है। कैसे ए को भी लिख सकते हैं 1 इंटू ए, बी को भी लिख सकते हैं 1 इंटू बी, फर्क तो कुछ पड़ता नहीं है। 1 इंटू ए ही होता है, 1 इंटू बी बी होता है। तो दोनों में कॉमन 1 होता है। जब जिसमें कोई कॉमन नहीं होता वहाँ पर कॉमन क्या होता है, वहाँ पर कॉमन 1 होता है। तो हमने वही बात लिखी है कि समीकरण 2 व 3 से ए व बी के मान में 5 एक उपनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन एक बात हमें विरोधाभास पैदा हो गया, परंतु ये इस तथ्य का विरोधाभासी है कि ए और बी में एक के अलावा कोई उपनिष्ठ गुणनखंड है। ये तो फिर इस बात का ये तो हमने विरोधाभासी हो गया, पैदा हो गया क्या कि एक के अलावा तो ए और बी के अंदर कोई गुणनखंड होना ही नहीं चाहिए। ये 5 कहाँ से आया? इसलिए हमारी कल्पना असत्य है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक ए परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने शुरू माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन जब 5 ए और बी के अंदर हमने 5 दिखाया, यहाँ पर देखो 5 दिखाया, लेकिन एक्चुअल में तो एक जो विरोधाभास पैदा हो गया कि यार ए और बी में तो कोई 1 के अलावा कुछ होता ही नहीं है कॉमन। तो यहाँ पर हम विरोधाभास पैदा हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने जो कल्पना करी थी कि √5 एक परिमेय है वो गलत साबित होती है। यानी कि अतः हमारी कल्पना असत्य है कि √5 एक परिमेय, ये हमारी कल्पना है। कौन सी कल्पना? यही तो कल्पना की थी, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना असत्य है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि √5 एक ए परिमेय संख्या है। हेंसप्रूट सिद्ध बात हो गई। ये पूरा अच्छे से 2.5-3 पेज का प्रॉपर सॉल्यूशन बन गया है। अच्छे से उतारना 3/3 लेके आना है। ठीक है, चलो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा लोड नहीं लेना, सेकंड क्वेश्चन छोटा है, इसमें बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, माना कि 3 + 2 √2, क्योंकि मैंने कहा था ना वो 1 डिजिट था √5, तो ये अलग अलग दो संख्या है, 3 संख्या, ये एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 बराबर a/b, जहाँ a व b सहभाज्य संख्या है, b ≠ 0। अब देखो वही सेम टू सेम मैंने कहा था ना, ऐसी संख्या में क्या करना है, छोटा सॉल्यूशन, और छोटे सॉल्यूशन में रूट की वैल्यू को सेपरेट बनाना है। वो तो बड़ा सॉल्यूशन था, अब छोटा सॉल्यूशन है, सारे छोटे सॉल्यूशन है। अब इनमें सब में रूट की वैल्यू को अपन ने क्या करना है, सेपरेट बनाना है, अकेला बनाना है। तो देखो सबसे पहले 3 को भेजना है। अब यहाँ पर भी आप गलती कर दोगे, बारी बारी भेजेंगे। पहले 3 को भेजा तो 2 √5 अपनी जगह, a/b अपनी जगह, 3 उधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, फिर ये 2 √5 बराबर a, अब ले लिया अपने एलसीएम, इसके नीचे ले लो 1, तो एलसीएम आ गया b। ये तो जानते हो b का b में 1 टाइम 1 को a से मल्टीप्लाई a आ गया, फिर माइनस का माइनस, a को b से मल्टीप्लाई b, तो b को 3 से 3b। ये तो एलसीएम सॉल्व करना तो खैर जानते होंगे। फिर ये जो 2 √5 था 2 आ गया नीचे, भाई अपन को भेज सकते हैं ना, ये भी ऐसा है, मानो ये ऐसा है, तो ये ऊपर वाली संख्या नीचे आएगी। जब वो गुणा में जब होती है तो नीचे आके डिवाइड में चली जाती है, तो वहाँ से इधर आ गई 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में हो गई, क्योंकि वहाँ पर भी मल्टीप्लाई में थी। तो √5 बराबर a - 3b/2b, ये इक्वेशन बन गई 1। सेपरेट √5 को सेपरेट भी कर दिया, और वही हमारा टारगेट था कि रूट की वैल्यू को सेपरेट बनाना है। समीकरण 1 हो गया। अब बात सुनना, a व b पूर्णांक है। अपने पहले लिख दिया था कि a व b सहभाज्य पूर्णांक है, b ≠ 0 है। यहाँ पर a और b क्योंकि हमने कोई लिया ही ऐसा ही है, कोई वैल्यू लिए तो वो इंटीजर है। यह ध्यान रखना, a और b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, और पूर्णांक जो होते हैं हमेशा परिमेय संख्या होती है। आगे ब्रैकेट में भी लिख देना a व b पूर्णांक है, और आगे ब्रैकेट में लिख देना अतः पूर्णांक जो होते हैं वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये हुआ कि जो ये हमने a और 3b लिखा है, अगर a और b पूर्णांक है तो इसका मतलब ये जो पूरी की पूरी संख्या है a - 3b/2b, a - 3b/2b जो ये है वो भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि जो पूर्णांक होते हैं वो परिमेय होता है, क्योंकि a और b इनके साथ में जुड़ा हुआ है। तो भाई ये तो हमें पहले से पता है कि 2 और 3 तो पहले से परिमेय है। भाई 2 और 3 तो पहले से परिमेय संख्याएं हैं, वो तो संख्या है ना, तो संख्याएं तो सारी परिमेय संख्या होती है वैसे भी। ठीक है, तो a - 3b/2b अपन ने लिखा, 2 और 3 तो वैसे ही पता था। अब हमने एक बात लिख दी कि a व b पूर्णांक है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या है पूर्णांक है, और जो पूर्णांक होता है परिमेय होता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या पूर्णांक है। और अगर ये संख्या पूर्णांक है तो इनके बराबर में कौन बैठा है, ये है जितनी ये है √5, तो ये अगर परिमेय है तो ये भी तो परिमेय है, बिल्कुल सही है। अतः √5 भी परिमेय है। अगर ये इसके बराबर वाली परिमेय है तो √5 भी परिमेय है, क्योंकि अगर ये 100 है तो वो भी 100 है, ये 50 है तो वो भी 50, दोनों बराबर है वो तो √5 भी परिमेय संख्या है। लेकिन फिर वही बात, लेकिन इस तथ्य का यहाँ विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय, क्योंकि एक्चुअल में √5 तो परिमेय होती नहीं है। ये हमें वापस विरोधाभास पैदा हो गया। अतः हमने जो भी कल्पना की, जो भी इमेजिन किया, वो हमारी कल्पना गलत थी।
अतः हमारी कल्पना असत्य है क्या कि 3 + √5 एक परिमेय है, ये हमारा गलत सोचना था। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले खुद को सही साबित करने की कोशिश की थी, लास्ट में जाकर गलत साबित कर दिया, वापस वहीं पर गए जो हमें सिद्ध करवाना था। इस तरह की एक्सरसाइज है ये, ठीक है। आ जाओ आगे। क्वेश्चन नंबर 3 का भी फर्स्ट, ये 1/√2 थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। 1/√2 में हालांकि सोल्यूशन तो वही छोटे वाले होगा। माना कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, 1/√2 a/b, जहाँ a b से भाज्य b ≠ =0, वो सब कुछ वही है। अब यहाँ पर √2 को भी अपन को जो है वो बनाना है कॉमन, √2 को भी अकेला बनाना है। बन सकता था, लेकिन चाहे तो इसमें एक सोल्यूशन और भी कर सकते हैं। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा हरू का परिमेयकरण करना। अगर नीचे √2 है तो उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यही अगर ऐसा होता √2 और +1 तो इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करते बताओ। ये भी अपना छोटी क्लास में या फिर 9th क्लास में पढ़ा होगा, √2 -1 से √2 -1 से, इसे बोलते हैं हरू का परिमेयकरण करना, ठीक है। डिनोमिनेटर है स्लाइस। हालांकि ये अभी अपन को यहाँ इतना ज़रूरत नहीं है, अभी तो अब हरू का परिमेयकरण करने वाले सिर्फ √2 ही है। इधर a/b को अपना चलने दो। अब काट मत देना, काटोगे तो फिर वही चीज़ बन जाएगी, काटना थोड़ी है। अगर इसको काट दिया तो फिर तो 1/√2 निकल जाएगा। हमें ये नहीं करना है, ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करो √2 और नीचे हो जाएगा √2 ठीक है, बराबर a/b। थोड़ा सॉल्व कर लो, √2 अपनी जगह रह जाएगा, ये इधर भेज देंगे तो 2a/b। ऐसा सेपरेट संख्या निकालो इसकी, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब एक बात लिखी है मैंने, क्योंकि दो पूर्णांकों का गुणनफल परिमेय संख्या होता है। ये भी साइड में कहीं लिख लेना, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। 2, 3, 4 कितनी भी संख्या है, उनका जो गुणनफल होता है ना, गुणनफल वो हमेशा परिमेय संख्या होता है। यहाँ पर भी देखो दो संख्याएं, 2 × a, दो संख्याएं हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है या फिर डिवाइड में, कैसे मान लो, वो हमेशा परिमेय संख्या होती है। और वैसे भी सेम थ्योरी भी लिख सकते थे कि a और b पूर्णांक है, जो पहले लिखी थी ना अपने सेकंड में कि a और b पूर्णांक है, तो इसका मतलब पूरी संख्या है पूर्णांक है। वो भी थ्योरी सही है कि a और b पूर्णांक है, इंटीजर है, तो ये 2a/b भी इंटीजर है। अतः √2 भी परिमेय संख्या है भाई, जो इंटीजर होता है वो परिमेय संख्या होती है। तो a और b यहाँ पर पूर्णांक है, इसका मतलब ये 2a/b वो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं परिमेय होती है। अगर 2a/b परिमेय तो √2 भी परिमेय है, फिर हमारी कल्पना गलत हो जाएगी, वो बातें वही है। लेकिन एक थोड़ी और भी है इसके अंदर, चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि क्योंकि दो पूर्णांक का गुणनफल परिमेय संख्या होती है, अतः ये जो 2a/b है वो भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन जो समीकरण 1 में बात लिखी हुई है कि √2, इसका मतलब ये अगर परिमेय संख्या है तो इसके बराबर √2 ही है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय तो √2 भी एक परिमेय, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है, हमारी कल्पना असत्य है क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 तो खुद अपरिमेय है, उसको हम कैसे कह सकते हैं परिमेय। हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर विरोधाभास मिल रहा है, इस वजह से, ठीक है। तो बेहद आसान तरीका, आराम से इसको आप लिख सकते हो। वैसे ही सेकंड है, तीसरे का सेकंड है कि माना कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, वही लाइन थ्योरी। तो 7√5 बराबर a/b, जहाँ a व b से भाज्य है और b ≠ 0 है, वो तो सेम टू सेम थ्योरी अपनी हूबहू है। और अगर ये परिमेय है तो इसको अपन a/, में लिखा, तो मैंने कहा था रूट की वैल्यू को सेपरेट बना लो। 1/√2 में बटे में 2 था, तो उसको अपने कुल मिला के ऊपर भेज दिया। तो वो जैसे कि ये देखो भाई, ये जो रूट था ना, ये अपने बटे में था, ये बटे में था, तो कुल मिला के अपन को ऊपर भेजना था, भेज लिया। सेम टू सेम ये तो ऑलरेडी ऊपर ही है भाई, 7√5 है तो 5 तो पहले से ऊपर है। तो √5 बराबर a/7b, समीकरण 1। इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में कह सकते हैं कि a 7 और b सभी पूर्णांक है, इंटीजर है। अगर a 7 और b पूर्णांक है, अर्थात a/7b एक परिमेय संख्या है। क्योंकि अपने पहले कह दिया था कि पूर्णांक का मतलब, लिख देता हूँ साइड में, कि जो पूर्णांक होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या। तो सीधी सी बात, अगर पूर्णांक परिमेय संख्या है, इट मीन्स a/7b भी परिमेय संख्या होगी, मतलब ये पूरी संख्या भी परिमेय संख्या होगी। और a/7b के बराबर में कौन बैठा है, √5, इसका मतलब √5 ही परिमेय संख्या होगी, ठीक है। लेकिन वही वाली बात, कौन सी बात, कि हमें ये पता है कि √5 तो परिमेय होती नहीं है ना, तो लेकिन यहाँ एक विरोधाभास पैदा हो रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, इस चीज़ का हमें विरोधाभास पैदा हो रहा है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्स पैदा हो रहा है। इसलिए हमारी जो इमेजिनेशन थी, हमारी जो कल्पना थी, वो गलत है। वह सत्य है क्या कि 7√5 एक परिमेय, ये जो हमने सोचा था ये बिल्कुल गलत सोच लिया, ये परिमेय संख्या। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ये सिद्ध होगी बात, ठीक है। बहुत ज़्यादा गहराई है इसमें, इस सॉल्यूशन को हूबहू आपको उतारना है,
इनमें तो चलो ये जो छोटा सोल्यूशन है ये तो 2 मार्क्स में आ सकता है, लेकिन जो पहला अपन ने किया था वो 3 मार्क्स के लेवल का था। ये बहुत बड़ी चीज़ है। और अब लेते हैं अपने इसका आज का तीसरा पार्ट। माना कि वो तो सेम थ्योरी, माना कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, क्वेश्चन यही तो है। तो अगर ये सॉरी ए लिख दिया कि मैंने, ये गलती कर दी भाई, ए नहीं है, कहीं पर भी ए नहीं है, ये जहाँ जहाँ अपन ने ए लिखा है वो तो पूरा ठीक कर लेना, परिमेय होगा ये, सब जगह मैंने अपरिमेय लिख दिया क्या, कहीं पर भी अपन को अपरिमेय यहाँ तो परिमेय है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है तो अपन को सब में परिमेय लेके चलना है, ठीक है। अपरिमेय तो कहीं है ही नहीं, ठीक है, अपरिमेय तो कहीं है ही नहीं, उल्टा मान के चलना है, परिमेय संख्या है। और इसमें आगे वाले में भी बाकी, अच्छा इसमें भी रह गया, तो यहाँ पर भी परिमेय संख्या लिखना है, इसका भी ध्यान रखना, परिमेय संख्या है। और सेकंड के अंदर भी अपन को ध्यान रखना है कि वो परिमेय संख्या, ए तो लिखना ही नहीं है, परिमेय संख्या है। और तीसरे में भी परिमेय संख्या है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 एक परिमेय संख्या, सब में परिमेय लिखना है, परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 बराबर a/b, जहाँ a व b सहभाज्य हैं और b ≠ 0, ठीक है। तो बाकी वही चीज़ है, हमें रूट की वैल्यू को सेपरेट करना था, तो हमने 6 को भेज दिया इधर, तो 6 भी जो प्लस में था माइनस में आ गया, और इसके नीचे 1 रख के ले लो एलसीएम, 1 रख के लिया एलसीएम, एलसीएम है b, और b को सॉल्व कर लो, b का b में 1 टाइम 1 को ऐसे तो a आएगा, फिर b का b में b, देखो ध्यान रखो 1 का b में b, तो b को 6 से 6b, ठीक है, 6b है वो। तो √2 = a - 6b/b, ये इक्वेशन बन गई अपनी फर्स्ट समीकरण 1 बन गया। फिर वही समीकरण 1 में a, 6 व b सभी पूर्णांक है, जो अपने पिछले वाले में सेम स्टेटमेंट लिखा था, देखो इसमें भी अपने यही स्टेटमेंट लिखा था, हूबहू वही लिखना है कि a 7 व b, a b 7b और b सभी पूर्णांक है, सेम टू सेम वही है कि a 6 व b, मतलब आप जो चाहो ना, तो ये जो फाइनल थ्योरी लिखी ना लास्ट में, ये थ्योरी सभी छोटे सॉल्यूशन में चेप सकते हो, ये 1/√2 में भी लगा सकते हो, सेम टू सेम थ्योरी। लेकिन ठीक है, 1/√2 भी अपने आप में वैसा वाली थ्योरी लगा देना, अप्लाई कर देना, ताकि एक बात नई भी सीखने को मिलेगी, क्या कि 2 पूर्णांकों का गुणनफल भी परिमेय संख्या होता है, वो भी अप्लाई है, तो वो भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये ध्यान दो, a 6 व b सभी पूर्णांक है, इसलिए जो a - 6b/b है वो एक परिमेय संख्या है। अतः अगर ये परिमेय है तो इसके बराबर में √2 है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ फिर हमें एक विरोधाभास है कि √2 एक परिमेय है, क्योंकि √2 तो हमें पता है कि √2 तो परिमेय होती नहीं है। अतः हमारी कल्पना ऐसा सत्य है कि 6 + √2 जो वैल्यू है वो एक परिमेय संख्या है, ये हमारी गलत सोचना था, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, हैंस प्रूव्ड। ये थी ज़बरदस्त एक्सरसाइज आपकी 1.2, जो आपका 2024 का सिलेबस था, हूबहू मैंने आपको ज़बरदस्त तरीके से करवा दिया है। 1.1 अपन ने की, 1 मिनट जान लेते हैं, एक्सरसाइज अपन ने 1.1 की, इसकी अपन ने 3 क्लास बनाई थी, 3 क्लास ली थी। एक तो अपन ने किया क्वेश्चन नंबर 1 का सेपरेट क्लास, क्वेश्चन नंबर 2 की सेपरेट क्लास, और क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 3, 5, 4 जो भी 4, 5, 6 और 7 तक, ये की इन सब की एक क्लास ली थी। और एक क्लास हो गई 1.2 की, ये कंप्लीट है, एक क्लास के अंदर कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और जहाँ पर मिस्टेक अपन से रही थी ना अभी, वहाँ पर सब में शुरुआत में परिमेय लिख लेना भाई, अपरिमेय नहीं था, वो तो मिस्टेक थी, सिली मिस्टेक थी। जिसने पूरी क्लास ली हो तो ठीक कर लेगा, वरना कमेंट करता फिरेगा, वो उसकी इच्छा है। अब देखो ये 2 क्लास के अंदर एक से चैप्टर अपना खत्म हो गया, और इसके बाद में अपन एक क्लास और लेंगे, वो लेंगे आपके जितने भी उदाहरण हैं इस पूरे चैप्टर में। उदाहरण भी क्या होते हैं कि बुक में शॉर्ट एंड स्वीट कराए होते हैं, उनको मैं फुली एक्सप्लेन के साथ में कराऊंगा। तो जितने भी उदाहरण हैं चैप्टर 1 में, उनका भी एक ही क्लास होगी कंप्लीट, जितने भी एग्जाम्पल है। कुल मिला के 3 क्लास के अंदर आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में जैसे जैसा कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, एक क्लास और एग्जाम्पल्स की आनी है, उसके बाद में आपका होगा लाइव टेस्ट, वो भी जल्द ले लूँगा मैं, चिंता मत करो। एक लाइव टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट की सीरीज हालांकि अभी नहीं चलाएंगे, वो थोड़े दिन बाद में चलाएंगे। आप सबका रिस्पॉन्स देख लेते हैं, सभी जुड़ जाते हैं एक बार अच्छे से, तो लाइव टेस्ट थोड़े दिन बाद में स्टार्ट करेंगे। हर चैप्टर का एक लाइव टेस्ट होगा, अभी अपन थोड़ा कोर्स करेंगे, उसके बाद में लाइव टेस्ट भी होगा, तब जाके चैप्टर खत्म होगा। लाइव टेस्ट होगा आपके MCQs का, ठीक है, जिसमें 1 लाइनर भी होंगे और आपके मैच द फॉलोइंग भी होंगे सब, क्योंकि इनका भी 18 से 20 नंबर का पार्टिसिपेशन मतलब रोल है इनका एग्जाम के अंदर। आजकल ये सब कुछ क्वेश्चन आने लग गए हैं। और मार्क्स कहाँ पर करते हैं, एक एक शब्दों वालों में, एबेसद में ही वालों में ही क्वेश्चन मार्क्स करते हैं। बहुत डीप अंदर से पूछा जाता है और पता चलता नहीं है, ठीक है। इस हिसाब से आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो कमेंट कर देना, उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये थी अपनी 1.2 जो अपन ने एक ही क्लास में कंप्लीट कर ली। ठीक है, ओके।